बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हिलाल अख्तर। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, क्या आपको लगता है जमहूरियत वाकई अवाम की हुक्मरानी है या बस एक बड़ा खेल है? मुझे याद है जब पहली बार मुझे वोट डालने का हक मिला था, मैंने अपने अंदर एक अजीब सा जोश और खुशी महसूस की थी। दिल कह रहा था कि वाह, अब मैं भी इस मुल्क के फैसलों में हिस्सादार हूं। लेकिन फिर मुझे यह एहसास हुआ कि यह सब कुछ इतना सीधा साधा और आसान नहीं जितना हम सोचते हैं। नाज़रीन, सवाल यह है कि जमहूरियत होती क्या है? जमहूरियत एक ऐसा निजाम है जिसमें अवाम अपने हुक्मरानों को खुद चुनते हैं। यह अवाम की राय, उनके हुकूक और उनकी शमूलियत पर मबनी होता है। यानी ये उसूल के अवाम की हुकूमत अवाम के लिए और अवाम के जरिए। मगर ये बात सिर्फ इलेक्शन तक महदूद नहीं होती। जमहूरियत का मतलब है अवाम का हर सतह पर हिस्सा लेना, पॉलिसी बनाने से लेकर कानून साजी और उन फैसलों में शामिल होना जो उनकी जिंदगियों को मुतासिर करते हैं। आइए जरा वक्त के पहिए को घुमाते हैं और चलते हैं कदीम यूनान के शहर एथेंस की तरफ, जहां पहली बार बराह रास्त जमहूरियत का तस्वर पेश किया गया था। तकरीबन 500 कबल मसीह में एथेंस के शहरी एक जगह जमा होते थे और अपने हुक्मरानों का इंतखाब करते थे। मगर यह भी एक महदूद जमहूरियत थी, क्योंकि इसमें सिर्फ आजाद मर्द शहरियों को हक हासिल था। खवातीन जो उनके स्लेव्स थे, गुलाम थे, और गैर शहरियों का इससे कोई ताल्लुक नहीं था और इसमें कोई हिस्सा नहीं था। अगर हम रोमी जमहूरियत की बात करें तो यहाँ सेनेट और मजलिस अवाम जैसे इदारे थे। यहाँ रोमी शहरियत के आमिल अफराद को कुछ हुकूक दिए गए थे, लेकिन ताकत का ज्यादा हिस्सा अब भी एलीट तबके के हाथ में था। तकरीबन 27 कबल मसीह में रोमी जमहूरियत सल्तनत में बदल गई और यह भी एक वाज़ेह मिसाल थी कि जमहूरियत के उसूल क्यों नाकाम हो सकते हैं। नाजरीन, तारीख में एक और अहम मोड़ 1215 ईस्वी में आया जब इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा पर दस्तखत हुए। यह पहला मौका था जब बादशाह की ताकत को कानूनी तौर पर महदूद किया गया, लेकिन मैग्ना कार्टा भी महज अशराफिया के हुकूक की हिफाजत के लिए बनाया गया था, ना कि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए। जमहूरियत के कुछ बुनियादी उसूल है जिन्हें अक्सर दुनिया भर में अपनाया जाता है। नाज़रीन, सबसे पहला उसूल तो यह है कि इंतखाबात, और इंतखाबात पर यह है कि साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। इंतखाबात जमहूरी अमल का बुनियादी हिस्सा होते हैं और उनकी शफाफियत पर ही जमहूरियत की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार होता है। पाकिस्तान की तारीख में इंतखाबात के अमल को मुख्तलिफ मराइल और चैलेंजेस का सामना रहा है। दूसरा जो अहम पॉइंट है वो कानून की हुक्मरानी। उसका मतलब यह है कि कानून सबके लिए बराबर हो। लेकिन क्या हमारे यहाँ ऐसा है? क्या हमारे मुल्क में ऐसा है? हाल ही में अगर हम देखें, कराची के इलाके कारसाज में कलमनाक हादसा पेश आया जहां नताशा दानिश नामी खातून ने अपनी गाड़ी की रफ्तार पर काबू ना रख सका और एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक वालिद इमरान आरिफ और उनकी बेटी आमना आरिफ जान बहक हो गए। हादसे के वक्त नताशा मुबैना तौर पर नशे की हालत में थी और उनके मेडिकल टेस्ट में आइस नामी नशा के आसार पाए गए। नाज़रीन, उसके बावजूद मुतासरा खानदान ने नताशा को माफ करने का फैसला किया। इस फैसले पर शदीद अवामी गम गुस्सा और सोशल मीडिया पर तनकीद भी हुई। लोगों ने उसे हमारे माशरे में दौलत और असर और सूख के जरिए इंसाफ के अमल के साथ खिलवाड़ की एक और मिसाल के तौर पर देखा। हालांकि पुलिस ने इस केस में गैर इरादी कत्ल के इल्जामात के तहत ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 322 के तहत नई दफात शामिल की है, लेकिन क्या यह इंसाफ की बालादस्ती की सही तस्वीर पेश करता है? ये वाकया हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आया वाकई कानून की हुक्मरानी सबके लिए यकसा है या फिर ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए? आजादी इजहार भी एक बहुत अहम पॉइंट है। नाजरीन, पाकिस्तान में आजादी इजहार के हालात खासे संगीन है और आजादी सहाफत के आलमी इंडेक्स में पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह नीचे आई है। 2022 के आलमी आजादी सहाफत इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान 180 ममालिक में से 157वीं नंबर पर है, जो गुज़िश्ता साल 145वीं पोजीशन से 12 पॉइंट्स नीचे है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में सहाफत और आजादी इजहार की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक खराब हो चुकी है। पाकिस्तान में सहाफियों पर हमले, कानूनी मुकदमात, अगवा, हिरासत और धमकियां आम हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2021 और 22 के दौरान सहाफियों पर 86 हमले हुए, जिनमें से सबसे ज्यादा 32 हमले इस्लामाबाद में रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा 2 सहाफियों को कत्ल भी किया गया और सबसे ज्यादा निशाना बनने
करने वाला मीडिया टेलीविजन रहा, जिसके बाद प्रिंट मीडिया के सहाफियों पर भी हमले हुए। पाकिस्तान में आजादी इजहार के हवाले से हुकूमती दबाव भी बढ़ता जा रहा है। सहाफियों और मीडिया आउटलेट्स को हुकूमत या अदलिया के खिलाफ तनकीद से रोका जाता है और बहुत से सहाफी खुद को महफूज रखने के लिए खुद सेंसरशिप का सहारा लेने पर मजबूर है। आलमी सतह पर पाकिस्तान के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत भी की जा रही है और यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तान की इंसानी हुकूक की सूरत हाल के हवाले से तशवीश का इजहार किया है। नाज़रीन, चौथा अहम पॉइंट यह है कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह सिस्टम हुकूमत की ताकत को महदूद रखने के लिए होता है और नजरियाती तौर पर अदलिया, मुकन्ना और इंतजामिया के दरमियान तवाजुन बरकरार रखना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में यह निजाम अक्सर सियासत ज़दा होता है, जहां इदारे अपने आईनी हुदूद से तजावुज करते हैं। दुनिया में जमहूरियत के कई मॉडल्स है, जैसे पार्लिमानी निजाम है, सदारती निजाम है या हाइब्रिड निजाम है। बरतानिया में पार्लिमानी जमहूरियत है, जहां वजीर आजम को पार्लियामेंट के अरकान मुंतखब करते हैं। इसी तरह अमेरिका में सदारती निजाम है, जहां सदर बराह रास्त अवाम के वोट से मुंतखब होता है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो वहां पर शहरियों के पास हक है कि वो किसी भी हुकूमती फैसले के खिलाफ रिफरेंडम का मुतालबा कर सकते हैं। पाकिस्तान में पार्लिमानी निजाम अपनाया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा मुतनाज़ा रहा है। 2007 में परवेज मुशर्रफ के दौर में आइन की मुअत्तली और हंगामी हालत के निफाज ने जमहूरियत की साख को मजीद नुकसान पहुंचाया। नाजरीन, अगर हम जमहूरियत के फवाइद की बात करें, जिन्हें हमेशा किताबों में बड़े अजीम अल्फाज में लिखा जाता है, अवामी शमूलियत, इंसानी हुकूक की हिफाजत, सियासी इस्तेहकाम और शफाफियत, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, मगर क्या वाकई हकीकत में ऐसा है? मिसाल के तौर पर स्वीडन में अवामी शमूलियत की शरह दुनिया की सबसे ज्यादा है। वहां वोटर टर्नआउट 80% से भी ज्यादा रहता है, जबकि पाकिस्तान में यह शरह 50% से भी कम है। पाकिस्तान में हर इलेक्शन के बाद एहतजाज और इल्जामात की एक लंबी कहानी शुरू हो जाती है। करप्शन के खिलाफ जंग जमहूरियत की एक बड़ी खूबी समझी जाती है, क्योंकि जमहूरी निजाम में शफाफियत और जवाबदेही पर जोर दिया जाता है। अवाम को अपने मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी पर नजर रखने का हक होता है, जो कि एक जमहूरी निजाम की बुनियाद है। ताहम 2022 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 140 था। यह आलमी सतह पर करप्शन के तासुर का अंदाजा लगाने वाला एक इंडेक्स है और पाकिस्तान की इस पोजीशन का मतलब है कि यहाँ जमहूरियत के फवायद की अमली हालत में नुमाया कमजोरियां मौजूद है। यह जाहिर करता है कि करप्शन की सतह बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जमहूरी इदारों की शफाफियत और मुअस्सरियत मुतासर होती है। पाकिस्तान में जमहूरियत का सफर कभी भी हमवार नहीं रहा। 1958 में पहले मार्शल लॉ के बाद मुल्क के सियासी मंजरनामे में मुसलसल उतार चढ़ाव देखने को मिला। 1971 में मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी, 1973 का आईन और जनरल जियाउल हक का 11 साला मार्शल लॉ, ये सब जमहूरियत की बहाली की कोशिशों में रुकावटें थी। हर बार जमहूरियत की बहाली की कोशिशों को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती के लिए अभी कई चैलेंजेस दरपेश है। करप्शन, बद इंतजामी और इदारा जाती कमजोरियां ऐसे मसाइल है जो जमहूरी अमल को मुअस्सर बनाने में रुकावट बन रहे हैं। इन मसाइल के बावजूद जमहूरियत की बुनियादें मजबूत है, लेकिन उन्हें मजीद मुस्तहकम करने के लिए संजीदा इस्लाहात की जरूरत है, ताकि अवाम के एतमाद को बहाल किया जा सके और जमहूरी इदारे अपनी पूरी सलाहियत के साथ काम कर सके। ये तमाम मसाइल हमें एक अहम सवाल की तरफ इशारा करते हैं, क्या जमहूरियत एक बुलंद व बाला ख्वाब है जो कभी मुकम्मल नहीं हो सकता, या ये एक हकीकत है जिसे हम सब मिलकर मजीद बेहतर बना सकते हैं? हमें अपनी जमहूरी जिम्मेदारियों का संजीदगी से जायजा लेने की जरूरत है। आपके ख्यालात हमारे लिए बहुत अहम है और हमारी जमहूरी बहस में कीमती इजाफा कर सकते हैं। क्या आपके ख्याल में हम इस चैलेंज का सामना कर सकते हैं और एक मजबूत जमहूरियत की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं या नहीं? कमेंट में अपनी राय का जरूर इजहार करें। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।